हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी अकेडमी में। देखिए, रोजगार और निर्माण का नया अंक प्रकाशित हो चुका है जो कि 13 से लेके 19 मार्च 2023 तक का है। और क्योंकि पिछले हफ्ते भी हमने कवर नहीं किया था, तो आज के इस वीडियो में हम दोनों ही हफ्ते के जो संस्करण हैं उनको कवर करेंगे, देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा इन 2 हफ्तों में। इसके अलावा काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, खास करके इंडिया के बजट से और मध्य प्रदेश का जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है और जो बजट आया है, इनसे रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट काफ़ी सारे MCQ हैं। तो सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, मेक श्योर लास्ट तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से, जहां पे डिफेंस से न्यूज़ है। तो देखिए, ब्रिटेन में एक सैन्य अभ्यास आयोजित होने वाला है जिसका नाम है कोबरा वॉरियर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस सैन्य अभ्यास का आपको नाम याद रखना है। इसका नाम है कोबरा वॉरियर। इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए क्योंकि यहाँ पे भारतीय वायुसेना भी पार्टिसिपेट करेगी। ये जो अभ्यास है ब्रिटेन में होगा 6 मार्च से 24 मार्च तक। और इसके अलावा भारत के अलावा यहाँ पे अमेरिका, सिंगापुर, अफ्रीका, फिनलैंड, स्वीडन और दक्षिण अफ्रीका भी इस अभ्यास में पार्टिसिपेट करेंगे। इस कारण से इम्पॉर्टेंट है। तो आपको प्लेस याद रखना है, ब्रिटेन में आयोजित होगी, और एक्सरसाइज का नाम कोबरा वॉरियर, ये याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे RBI से न्यूज़ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। तो भारत में जो डिजिटल पेमेंट हो रहे हैं इनको और भी ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना लॉन्च की गई है RBI के द्वारा। जो योजना है इसका नाम दिया गया है हर पेमेंट डिजिटल मिशन। क्या नाम दिया गया है? हर पेमेंट डिजिटल मिशन। तो इस मिशन को शुरू किया गया है RBI के गवर्नर हैं जो प्रेजेंट में शक्तिकांत दास जी, इनके द्वारा, ताकि भारत में जो डिजिटल पेमेंट हो रहे हैं इनको और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके। बात करते हैं RBI की। इसका पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, और जब स्थापना हुई थी तब हेडक्वार्टर था कोलकाता में। मुंबई कब आया था? 1937 में, और प्रेजेंट में मुंबई में है। प्रेजेंट में यहाँ पे गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, जो कि 25वें गवर्नर हैं RBI के। ठीक है, 25 नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। इसके बाद यहाँ पे भूटान के राजकुमार हैं जिनका नाम है जिग्मे नामग्यात वांगचुक। जिग्मे नामग्यात वांगचुक, ये भूटान के राजकुमार हैं और ये भूटान के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं। तो भूटान नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी, इसको मोबाइल वॉलेट के साथ इन्होंने जोड़ा है अपने, और ये देश के यानी कि भूटान के पहले डिजिटल नागरिक बन गए हैं। इस कारण से इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है कार्तिक सुब्रमण्यम। कार्तिक सुब्रमण्यम, तो ये भारतवंशी हैं, अमेरिकी है एक्चुअली में, लेकिन ये भारतीय मूल के हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और इनका शौक फोटोग्राफी में भी है। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, इस पिक्चर के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। तो जो पिक्चर है इसका नाम आपको याद रखना है। इस पिक्चर का नाम दिया गया है डांस ऑफ ईगल्स। डांस ऑफ ईगल्स इस पिक्चर का नाम दिया गया है, और इस फोटो के लिए इन्हें नेशनल ज्योग्राफिक का प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है जिसका नाम है पिक्चर ऑफ द ईयर। ठीक है, तो नेशनल ज्योग्राफिक का प्रतिष्ठित पिक्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है भारतवंशी कार्तिक सुब्रमण्यम को, जिनकी पिक्चर का नाम था, यानी फोटो का नाम था डांस ऑफ ईगल्स। फिर है यहाँ पे पेंगोंग झील। पेंगोंग झील जो है ये आप सभी को पता है कि लद्दाख में है, और 13,862 फीट की ऊंचाई पे है ये पेंगोंग झील। हाल ही में यहाँ पे 0 से कम तापमान था, और यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं बर्फ़ जमी हुई है। तो इसी बर्फ़ पे 21 किलोमीटर दौड़ का आयोजन किया गया था, और एक तरह से ये हिस्ट्री क्रिएट की गई है, जिसके कारण इस झील का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। क्या रिकॉर्ड था? तो एक्चुअली में रिकॉर्ड ये था कि दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील पे हाफ मैराथन अभी कराई गई है, जो कि थी पेंगोंग झील। ठीक है, कितनी ऊंचाई है? 13,862 फीट की ऊंचाई थी, और यहाँ पे 21 किलोमीटर का एक हाफ मैराथन ऑर्गेनाइज कराया गया था, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची झील में एक मैराथन का रिकॉर्ड बना है अभी। तो ये इसका नाम आपको याद रखना है। कहाँ पे है? लद्दाख में, ये भी याद रखना है। फिर हैं BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम, ये नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गए हैं नीति आयोग के BVR सुब्रमण्यम। तो जो नीति आयोग है, सबसे पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन
फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फुल फॉर्म याद रखना है। इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। कब हुई थी? 2015 में। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गए हैं BVR सुब्रमण्यम जी। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि चेयरपर्सन कौन होते हैं नीति आयोग के? तो चेयरपर्सन हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी चेयरपर्सन हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गए हैं BVR सुब्रमण्यम, और स्थापना हुई थी 2015 में। इसके बाद हैं रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज तो संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग ने 62वें सत्र के लिए UN में भारत की स्थायी जो प्रतिनिधि हैं रुचिरा कंबोज इनको अपना अध्यक्ष चुना है। तो UN सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्ष बनी है रुचिरा कंबोज, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है मेघना पंडित। मेघना पंडित इनका नाम चर्चा में है क्योंकि ऑक्सफोर्ड हॉस्पिटल की ये CEO बनी हैं। भारतीय मूल की चिकित्सक प्रोफेसर हैं मेघना पंडित, और ब्रिटेन का सबसे बड़ा शैक्षणिक अस्पताल का संचालन करने वाला ये यूनिवर्सिटी है जिसको ऑक्सफोर्ड हॉस्पिटल कहा जाता है या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कहा जाता है। तो इन्हें नया CEO बनाया गया है मेघना पंडित को। और इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस ट्रस्ट की पहली महिला हैं, ये पहली महिला प्रमुख हैं, इस ट्रस्ट की पहली महिला प्रमुख हैं। और इसके अलावा CEO नियुक्त होने वाली है भारतीय मूल की पहली CEO भी हैं। ठीक है, भारतीय मूल की पहली CEO भी हैं और इस ट्रस्ट की पहली महिला प्रमुख भी हैं। इस कारण से नाम और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर है यहाँ पे आयुष्मान खुराना, बॉलीवुड एक्टर, आप अच्छे जानते होंगे। तो हाल ही में इन्हें यूनिसेफ का नेशनल एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय दूत यानी कि नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है यूनिसेफ ने अभिनेता आयुष्मान खुराना को। जो यूनिसेफ है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। देखिए, पुराना जो इसका नाम था, जब स्थापना हुई थी, जब इसको शॉर्ट किया गया था, इसका नाम था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। फिर से देख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यानी शॉर्ट में यूनिसेफ। लेकिन अब इसे जाना जाता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड के नाम से, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड से। ठीक है, ये पूरा नाम है और शॉर्ट में से यूनिसेफ कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1946 में, 1946। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? ये है न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में। तो इसी यूनिसेफ ने अभी हाल ही में आयुष्मान खुराना को नेशनल एम्बेसडर बनाया है भारत के लिए। इसके बाद है विश्व बैंक से न्यूज़। ठीक है, तो अजय बंगा ये विश्व बैंक के अध्यक्ष होंगे और ये काफ़ी बड़ी और इम्पॉर्टेंट पोस्ट है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट भी है, ज़रूर से आपको याद रखना है। तो भारतीय मूल के अजय सिंह बंगा को वर्ल्ड बैंक अध्यक्ष के पद के लिए नामित किया गया है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन जी, इन्होंने इसकी अभी हाल ही में जानकारी दी है। प्रेजेंट में जो विश्व बैंक के प्रमुख हैं डेविड मालपास, ये बहुत ही जल्द अपना पद छोड़ने वाले हैं। ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस के वीडियोज़ में आपको कवर करवा दिया था। तो इन्हें नामित किया गया है। तो ये वर्ल्ड बैंक के अगले अध्यक्ष होंगे अजय सिंह बंगा जी। प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, याद आपको याद रखना है। जो विश्व बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 1944 में, 1944 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन में। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में मुख्यालय है विश्व बैंक का। स्थापना हुई थी 1944 में, 1944 में। अभी अध्यक्ष है डेविड मालपास और अगले अध्यक्ष होंगे अजय सिंह बंगा। फिर यहाँ पे हैं जिष्णु बरुआ। तो केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के ये अध्यक्ष बनाए गए हैं जिष्णु बरुआ, याद रखिएगा। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया है जिष्णु बरुआ को। ये अक्टूबर 2020 से अगस्त 2022 तक असम सरकार के मुख्य सचिव भी थे, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद हैं श्री राजेश मल्होत्रा जी। श्री राजेश मल्होत्रा तो ये पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक बन गए हैं। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं ये राजेश मल्होत्रा जी। इनको पत्र सूचना कार्यालय यानी PIB का प्रधान महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल DG नियुक्त किया गया है। और इसके साथ ही साथ ये भारत सरकार के मुख्य प्रवक्ता भी बन गए हैं। तो याद रखिएगा, श्री राजेश मल्होत्रा पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक बन गए हैं और इसके साथ ही साथ भारत सरकार के मुख्य प्रवक्ता भी बन गए हैं।
फिर हैं रणवीर सिंह, ये भी बॉलीवुड एक्टर। तो अभी हमने यूनिसेफ का देखा था, अब ये इनको एम्बेसडर बनाया गया है पेप्सी का। ठीक है, पेप्सी को इंडिया ने अभिनेता रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो देखिए, ब्रांड एम्बेसडर के भी कई बार एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना आपको। यूनिसेफ के एम्बेसडर बने हैं नेशनल आयुष्मान खुराना, और पेप्सी के बने हैं रणवीर सिंह। फिर हैं लेफ्टिनेंट जनरल आर.एस. रीन, लेफ्टिनेंट जनरल आर.एस. रीन। तो ये गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशक बने हैं। ठीक है, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशक बनाया गया है हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल आर.एस. रीन को। तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। आगे यहाँ पे श्री राजीव सिंह रघुवंशी जी, तो ये ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट पद है, याद रखिएगा। राजीव सिंह रघुवंशी जी को भारत का नया ड्रग कंट्रोलर जनरल नियुक्त किया गया है। और अभी प्रेजेंट में कौन थे? अभी डॉक्टर PBN प्रसाद थे। PBN प्रसाद जी की जगह अब राजीव सिंह रघुवंशी जी जो हैं ये DCGI बनाए गए हैं। तो देखिए, जो DCGI है ये किस टाइप का पद है? तो देश भर में जो गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ होती हैं इनकी आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए DCGI ही जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा जो भी नई दवाइयाँ आती हैं उनको मंजूरी देने का, उनका जो क्लिनिकल ट्रायल होता है, इन सबको मंजूरी देने का काम भी DCGI का ही होता है। तो नए DCGI बन गए हैं श्री राजीव सिंह रघुवंशी जी। इसके बाद हैं SS दुबे, तो ये लेखा महानियंत्रक बन गए हैं। ठीक है, लेखा महानियंत्रक बन गए हैं, जिसे CAG आप जानते होंगे शॉर्ट में। ठीक है, तो लेखा महानियंत्रक बन गए हैं नए SS दुबे जी। इसके अलावा ये 28वें अधिकारी होंगे इस पद को संभालने वाले, ये आपको याद रखना है। 28वें नंबर के CAG बनाए गए हैं ये SS दुबे, इनका नाम आपको याद रखना है। तो देखिए, जो CAG होते हैं ये केंद्र सरकार के जो भी लेखा मामले होते हैं उन पर प्रमुख सलाहकार होते हैं, उनमें सलाह का काम ये करते हैं भारत सरकार के जो भी लेखा के मामले होते हैं उन पे। इसके अलावा राजकोष नियंत्रण और आंतरिक लेखा परीक्षा के संचालन के लिए भी CAG ही जिम्मेदार होते हैं। इसके बाद हैं शैलेश पाठक। शैलेश पाठक ये फिक्की के महासचिव नियुक्त हुए हैं। फिक्की के महासचिव नियुक्त हुए हैं। फिक्की यानी FICCI, जिसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, शॉर्ट में से फिक्की कहा जाता है। तो फिक्की के महासचिव बन गए हैं शैलेश पाठक जी। जो फिक्की है इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, बता दिया। इसका जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1927 में, 1927 में। और ये एक भारत का बहुत ही बड़ा और सबसे पुराना व्यापार संगठन माना जाता है। तो यहीं के महासचिव नियुक्त हुए हैं शैलेश पाठक। इसके बाद हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, तो इन्हें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के वैदेशिक लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आज के वीडियो में काफ़ी सारे अपॉइंटमेंट्स के टॉपिक डिस्कस किए गए हैं, जिसमें से कुछ तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो भी पोस्ट हैं उन्हें ज़रूर याद रखना आपको, जैसे कि विश्व बैंक हो गया और CAG, DCGI, ये सारी ही पोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सब आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। तो यहाँ के वैदेशिक लेखा परीक्षक चुने गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। फिर से सुन लीजिए, गिरीश चंद्र मुर्मू जी, इनका नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो ILO है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। 1919 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है जिनेवा में। और यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं गिलबर्ट होंगबो। कौन है? देख लीजिए, गिलबर्ट होंगबो, ये यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं। और वैदेशिक लेखा परीक्षक चुन लिए गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, जो कि 4 साल यानी 2024 से 2027 तक यहाँ पे इस पोस्ट पे रहेंगे। इसके बाद हैं श्री राजेश राय जी, तो ये ITI लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, भारत सरकार ने इन्हें नियुक्ति दी है श्री राजेश राय जी को। दूरसंचार विभाग और की जो एक PSU कंपनी एक्चुअली में जो ITI लिमिटेड है, इसको पूरा नाम है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो ये दूरसंचार विभाग की DOT की एक PSU कंपनी है। तो इसी ITI लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं श्री राजेश राय जी। इसके बाद हैं वो वान थुओंग।
वो वान थुओंग ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, तो वो वान थियोंग नाम याद रखना है, वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं। और अब बात वियतनाम की हुई है तो यहाँ की राजधानी है हनोई। देखिए, जब भी कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नए नियुक्त होते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि उस देश का आपको कुछ स्टैटिक पॉइंट भी याद होना चाहिए, जैसे कि वहाँ की कैपिटल, करेंसी, जो भी प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो सब कुछ आपको साथ में पढ़ते चलना है, तभी आपको याद रहेगा। तो वो वान थुओंग राष्ट्रपति बने हैं वियतनाम के, कैपिटल है हनोई, और यहाँ की करेंसी है वियतनामीज़ डोंग। ठीक है, वियतनामीज़ डोंग ये करेंसी है, और राष्ट्रपति बन गए हैं वो वान थुओंग। इसके बाद हैं एल.एस. बियालियात्स्की। ठीक है, एल.एस. बियालियात्स्की, इनका नाम आपको याद होगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन्होंने 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता था। 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता था एल.एस. बियालियात्स्की, और इनको बेलारूस में अभी हाल ही में 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई दी गई है। ठीक है, इस कारण से काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। तो बेलारूस में 10 साल की कैद की सज़ा इन्हें सुनाई गई है एल.एस. बियालियात्स्की को, और ये जो सज़ा है ये इसलिए इन्हें दी गई है क्योंकि इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि ये लोक व्यवस्था बिगाड़ने वाली इन्होंने गतिविधियाँ की हैं। इस कारण से इन्हें ये सज़ा सुनाई गई है, और इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन्हें शांति का पुरस्कार दिया गया था, नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया था 2022 का। तो याद रखना आपको, एल.एस. बियालियात्स्की। फिर हैं विनोद कुमार शुक्ल, तो इनको पेन नाबोकोव पुरस्कार दिया गया है। तो हिंदी कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं और कवि हैं विनोद कुमार शुक्ल जी। इनको अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए 2023 के पेन या नाबोकोव पुरस्कार के लिए चुना गया है। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले भारतीय एशियाई मूल के लेखक हैं जिन्हें इस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो नाम जरूर याद रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल जी। इसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड है, जो कि GSM यानी कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल एसोसिएशन के द्वारा दिया गया है। तो ये जो अवार्ड है ये दिया गया है भारत को। ठीक है, काफ़ी प्राउड मोमेंट है। इंडिया को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, जो आप सिम यूज़ करते हैं, GSM मोबाइल आपने सुना होगा, ये वही है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। ठीक है, तो GSM एसोसिएशन के द्वारा भारत के दूरसंचार सुधारों और सक्षम नीतियों को बेहतरीन बनाने के लिए, उसमें और भी बेहतरीन काम करने के लिए गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। इसके बाद है रश्मि शुक्ला, तो इन्हें SSB यानी कि सीमा सशस्त्र बल, SSB यानी कि सीमा सशस्त्र बल का महानिदेशक यानी कि DG, डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, रश्मि शुक्ला। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, एक है महत्वपूर्ण दिवस। कौन सा दिवस है? ये है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाया जाता है? हर साल मनाया जाता है, ये 8 मार्च को। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेंस डे। इस साल इसके लिए थीम रखी गई है डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, फिर से सुन लीजिए, डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। तो हर साल 8 मार्च को पूरे विश्व भर में ये दिवस मनाया जाता है। विश्व स्तर पे जो भी महिलाएं हैं, जो भी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियां उनके द्वारा हासिल की गई हैं, उनको सम्मान देने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए, इसके अलावा जो भी उनके अधिकार हैं उनकी रक्षा करने के लिए, उनको उनके अधिकार दिलवाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत की गई थी 1911 में। सबसे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था 1911 में, और तब से हर साल 8 मार्च को दिन मनाया जाता है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट डे है यहाँ पे, विश्व तपेदिक दिवस। तपेदिक को इंग्लिश में बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस यानी TB, यानी वर्ल्ड TB डे। एक और नाम से जाना जाता है विश्व क्षय रोग दिवस। ठीक है, तो वर्ल्ड TB डे हर साल मनाया जाता है 24 मार्च को। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। और इसके लिए इस साल की थीम रखी गई है यस वी कैन एंड TB। ठीक है, याद रखिएगा, 2023 की थीम रखी गई है वर्ल्ड TB डे की, यस वी कैन एंड TB। तो जो TB है ये एक वैश्विक महामारी है,
और इस बीमारी के बारे में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए कि ये बीमारी है क्या, कैसे होती है, कैसे इससे बचा जा सकता है, कैसे इससे प्रिकॉशन लिया जा सकता है और इसके उपचार क्या हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिन की शुरुआत की गई थी। 24 मार्च को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड टीबी डे। और 24 मार्च ही क्यों चुना गया? तो 24 मार्च इसलिए चुना गया क्योंकि 1982 में 24 मार्च के दिन ही जो डॉक्टर रॉबर्ट कोच हैं, इन्होंने घोषणा की थी कि इन्होंने जो भी बैक्टीरिया होते हैं जिनके कारण टीबी होता है, उस बैक्टीरिया को इन्होंने खोज लिया था और जिसके कारण ही इस बीमारी का इलाज संभव हो पाया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण दिन था ये 24 मार्च का, जब इन जीवाणुओं का खोज किया गया। इस कारण से 24 मार्च को डॉक्टर रॉबर्ट कोच के सम्मान में हर साल वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। थीम याद रखेगा, यस वी कैन एंड टीबी। और यहाँ पे देखिए जो डॉक्टर थे इनका नाम भी याद रखना आपको, डॉक्टर रॉबर्ट कोच। इसके बाद मूव करते हैं आगे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पे, जहाँ पे सबसे पहले हमारे पास खेल के क्वेश्चन हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने पदक जीते थे? तो भारत ने 7 पदक जीते थे। फिर है, इनमें से किस खिलाड़ी के नाम आईपीएल में एक सत्र में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है? तो ये रिकॉर्ड है विराट कोहली के नाम। फिर है, नोवाक जोकोविच ने कितने बार ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जीता है? तो इन्होंने टोटल 10 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का टाइटल जीता है। नेक्स्ट है, किस क्लब ने सबसे ज़्यादा बार यूएफा चैंपियंस लीग का खिताब जीता है? तो सबसे ज़्यादा बार रियल मैड्रिड ने यूएफा चैंपियंस लीग का खिताब जीता है। फिर वर्ष 2022 में मैड्रिड ओपन में पुरुष एकल वर्ग के चैंपियन कौन बने हैं? तो चैंपियन बने हैं कार्लोस अल्कारेज। फिर है, टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में 10 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज कौन हैं? तो ये हैं जिम लेकर। फिर है, जॉर्डन पिकफोर्ड, ये किस देश की फुटबॉल टीम के गोलकीपर, आपको ये बताना है। तो ये गोलकीपिंग करते हैं इंग्लैंड की टीम के लिए। फिर है, ग्रैंड मास्टर टर्म जो है ये किस खेल में इस टर्म का उपयोग होता है? यानी कि जो ग्रैंड मास्टर आप शब्द देख रहे हैं, इसका उपयोग किस खेल में होता है, आपको ये बताना है। तो इसका उपयोग होता है शतरंज में। आगे है यहाँ पे अगला क्वेश्चन, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में एक पारी में 5 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन हैं? तो ये गेंदबाज हैं कुलदीप यादव। फिर है, इस वर्ष महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित होगी? तो इस साल ये चैंपियनशिप जो है ये आयोजित होगी नई दिल्ली में। फिर है, भारत ने कितनी बार सुल्तान जोहेर कप टूर्नामेंट जीता है? तो भारत ने टोटल 3 बार इस टूर्नामेंट को जीता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में किस देश में आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला जाएगा? कौन से देश में खेला जाएगा? तो ये टूर्नामेंट खेला जाएगा श्रीलंका में। कब? 2024 की बात हो रही है। फिर भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी में पहली बार स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था, किस साल जीता था? तो भारत ने पहली बार वर्ष 1928 में जीता था हॉकी में स्वर्ण पदक ओलंपिक खेलों में। फिर है, इस वर्ष भारत दौरे पर आई ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान कौन हैं? तो कप्तान हैं पैट कमिंस। फिर वर्ष 2007 में किस देश में पहला आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खेला गया था? ठीक है, 2007 में सबसे पहला T20 विश्व कप खेला गया था, आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है। और किस देश में खेला गया था ये बताना है। तो ये खेला गया था दक्षिण अफ्रीका। इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला ही टूर्नामेंट था और इसे जीता था भारत ने। कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। फिर है, मिकाइला शिफरिन, ये किस खेल में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो ये प्रतिनिधित्व करती हैं स्की में। नेक्स्ट है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में विजेता कौन बनी थी? विजेता थी सैली फ्रेसर प्राइस। फिर विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा जो है, इसका मुख्यालय किस शहर में है ये बताना है। तो फीफा का मुख्यालय है ज्यूरिक में। फिर दीपक पुनिया किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये प्रतिनिधित्व करते हैं कुश्ती में। नेक्स्ट है, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, ये किस क्लब के लिए फ़ुटबॉल खेलते हैं? तो ये फ़ुटबॉल खेलते हैं बायर्न म्यूनिख के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, एमसी मैरी कॉम ने बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में कितनी बार स्वर्ण पदक जीते हैं ये बताना है। तो इन्होंने टोटल 6 बार स्वर्ण पदक जीते हैं। फिर किस देश के नाम सबसे ज़्यादा बार फीफा महिला विश्व कप जीतने का रिकॉर्ड है? तो सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास ये रिकॉर्ड है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अमेरिका की महिला टीम ने फीफा विश्व कप जीते हैं। फिर अब भारत में आखिरी बार एशियाई खेल कब खेले गए थे? तो आखिरी बार एशियाई खेल हुए थे 1982 में। फिर है, लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में कितने गोल दागे हैं?
तो इन्होंने टोटल अभी 98 गोल किए हैं। इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही है, इंटरनेशनल लेवल के जो मैचेस हैं उनकी बात हो रही है। फिर है यूएस ओपन 2017 में महिला एकल वर्ग में चैंपियन कौन बनी थी। ये 2017 की बात हो रही है, तो उस साल ये टूर्नामेंट जीता था स्लोएन स्टीफन्स ने। ठीक है, महिला एकल वर्ग की बात हो रही है। महिला एकल वर्ग में चैंपियन बनी थी यूएस ओपन 2017 में स्लोएन स्टीफन्स। इसके बाद यहाँ पे देखिए केंद्रीय बजट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले देखिए, आगामी 3 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा आदिवासी छात्रों के लिए कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विश्वविद्यालय प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो टोटल 740 विद्यालय प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा गया है। फिर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस सुपर फूड को बजट में किस नाम से संबोधित किया गया है। तो इसको श्री अन्न के नाम से संबोधित किया गया है बजट में। किसको? अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष जो है, तो इसमें मिलेट्स जो है इसको पूछा जा रहा है कि बजट में किस नाम से संबोधित किया गया है। तो मिलेट्स को कहा गया है श्री अन्न। फिर है, युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो यहाँ पे 30, ठीक है, 30 सेंटर को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। फिर महिला सम्मान बचन पत्र योजना इस बजट में घोषित की गई है। इस योजना के तहत महिलाएं अधिकतम कितनी राशि की बचत कर सकती हैं। तो अधिकतम 2 लाख रुपए की बचत कर सकती हैं। फिर इस बजट में कितने लाख रुपए तक की सालाना कमाई कर रहित कर दी गई है। तो कर रहित यानी कि टैक्स फ्री। तो टोटल अभी 7 लाख तक की जो सालाना कमाई है इसको टैक्स फ्री कर दिया गया इस साल। नेक्स्ट है, बजट 2023-24 में किस मंत्रालय को सर्वाधिक राशि का आवंटन किया गया है। तो सबसे ज़्यादा रक्षा मंत्रालय यानी डिफेंस में यहाँ पे सबसे ज़्यादा राशि का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट है, बजट 2023-24 में कितनी प्रमुख प्राथमिकताएं बताई गई हैं। तो टोटल 7 प्रमुख प्राथमिकताएं बताई गई हैं। फिर वर्तमान बजट में नई कर संरचना में आयकर के कितने स्लैब निश्चित किए गए हैं। तो टोटल 5 स्लैब यहाँ पे निश्चित किए गए हैं। फिर वर्ष 2023-24 के बजट में कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया है। तो अनुमान लगाया गया है 5.9% के राजकोषीय घाटे का। फिर निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट है। तो 2021-22 का जो बजट था ये भारत का पहला पेपरलेस बजट था। फिर आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम में कितने करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे 2200 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया है। फिर है, सिकल सेल एनीमिया को किस वर्ष तक समाप्त करने का लक्ष्य इस बजट में रखा गया है। तो टारगेट ईयर रखा गया है 2047 तक, यानी 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च ये किस शहर में है ये बताना है। तो यह है हैदराबाद में। फिर है, वर्ष 2023-24 में कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कितनी ग्रामीण महिलाओं के स्व सहायता समूह बनाए गए हैं। तो टोटल 81 लाख ग्रामीण महिलाओं के स्व सहायता समूह बनाए गए हैं। फिर है, मिस्टी यानी कि मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स ये चीज़ किससे संबंधित है मिस्टी। तो ये संबंधित है मैंग्रोव वृक्षारोपण से। फिर है, कृषकों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अगले 3 वर्षों में कितने बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोलना प्रस्तावित है। तो यहाँ पे टोटल 10,000 रिसोर्स सेंटर खोलने का प्रस्ताव रखा गया है। फिर है, गोवर्धन स्कीम के तहत कितने नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। तो टोटल 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जानी है। इसके बाद है, बजट 2023-24 के अनुसार पीएम आवास योजना में बजट कितने प्रतिशत बढ़ाया गया है। तो यह बढ़ाया गया है 66%। फिर अब बजट 2023-24 में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो 19,744 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है यहाँ पे। फिर अब वर्ष 2023-24 के बजट में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा कितनी कर दी गई है। तो ये सीमा हो गई है 30 लाख रुपए की। नेक्स्ट है, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना किसके लिए प्रारंभ की गई है। तो ये प्रारंभ की गई है कारीगर और शिल्पकार दोनों के लिए ही।
फिर है बजट के अनुसार इस वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो इस वर्ष जो भारत की अर्थव्यवस्था है इसमें वृद्धि होगी 7%, ये अनुमान दिया गया है। फिर है प्रधानमंत्री PVTG, प्रधानमंत्री PVTG, यह एक कार्यक्रम है, ये किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है आदिवासी समूहों से। फिर है बजट 2023-24 में शून्य कार्बन का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का दिया गया है। तो शून्य कार्बन का जो लक्ष्य है ये प्राप्त करने का टारगेट दिया गया है 2070 तक का। फिर इस वर्ष के बजट में रेल बजट कितने करोड़ रुपए का प्रस्तुत किया गया है। तो इस वर्ष जो रेल बजट है ये दिया गया है 2.4 लाख करोड़ रुपए का। इसके बाद यहाँ पे भारत श्री की स्थापना किस लिए की जाएगी यह बताना है। तो इसकी स्थापना की जाएगी प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए। ठीक है, जो प्राचीन पांडुलिपियाँ हैं इनका डिजिटलीकरण किया जाएगा, इस कारण से भारत श्री की स्थापना की जा रही है। फिर है इस वर्ष के बजट में राज्यों को कितने वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा की गई है। तो 50, ठीक है, 50 वर्ष का जो ब्याज मुक्त ऋण है ये देने की घोषणा की गई है इस वर्ष के बजट में। फिर है नई कर व्यवस्था के तहत 5 करोड़ रुपए से अधिक की आय पर उच्चतम अधिभार दर कितने प्रतिशत कर दी गई है। तो उच्चतम अधिभार दर ये कर दी गई है 25%। फिर है गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर छुट्टी नकदीकरण पर कर छूट की सीमा कितनी कर दी गई है। तो ये कर दी गई है 25 लाख रुपए की। फिर अब बजट 2023-24 के अनुसार सरकार का सर्वाधिक व्यय किस मद में होता है। तो सबसे ज़्यादा सरकार का व्यय होता है ब्याज भुगतान में। फिर अब बजट 2023-24 के अनुसार सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो सबसे बड़ा स्रोत है ऋण और अन्य देयताएँ। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQ हैं जो कि आपके MP लेवल के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्हें भी देखते हैं कि करके। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश बजट में विनियोग की राशि अनुमानित कितनी है। तो अनुमानित राशि है 3,14,025 करोड़ रुपए। फिर है बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में विनियोग की राशि में कितने प्रतिशत वृद्धि अनुमानित की गई है। तो यहाँ पे 13% की वृद्धि अनुमानित की गई है। फिर है बजट अनुमान 2023-24 के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष में कुल प्राप्तियाँ कितने करोड़ की होगी। तो कुल प्राप्तियाँ होंगी 2,81,660 करोड़ रुपए की। फिर वर्ष 2023-24 में कुल व्यय अनुमानित कितना है। तो 2,81,554 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। नेक्स्ट है वर्ष 2023-24 में राजस्व घाटा कितने करोड़ रुपए का रहने का अनुमान लगाया गया है। तो 3,736 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा होगा यहाँ पे। फिर 2023-24 में राजस्व अधिक का अनुमान कितना लगाया गया है, कितने करोड़ रुपए का होगा ये। तो ये 413 करोड़ रुपए का होगा। फिर अब बजट के अनुसार कुल प्राप्तियों में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा योगदान है यहाँ पे राज्य कर का। ठीक है, सबसे ज़्यादा योगदान है कुल प्राप्तियों में राज्य कर का। फिर अब बजट अनुमान के अनुसार लोक ऋण में कितने प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है यहाँ पे। तो 7% का इंक्रीमेंट यानी 7% की वृद्धि अनुमानित है लोक ऋण में। फिर राजस्व प्राप्तियों में सर्वाधिक योगदान किस कर का है। तो सबसे ज़्यादा योगदान है यहाँ पे GST का। फिर बजट के अनुसार मध्य प्रदेश का सकल ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, मध्य प्रदेश का जो सकल ऋण है ये मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत है ये बताना है। तो ये है 27.83%। फिर बजट के अनुसार मध्य प्रदेश का राजकोषीय जो घाटा है ये सकल घरेलू राज्य उत्पाद का कितने प्रतिशत है। तो यह है 4.02%। फिर मध्य प्रदेश का किस वर्ष का बजट बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो 2023-24 का ही जो बजट है, इस साल का बजट है, ये मध्य प्रदेश का पहला बजट है। पहली बार बजट के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया, इसलिए इम्पॉर्टेंट ईयर है, याद रखिएगा। फिर वर्ष 2023-24 में वर्ष 2022-23 की पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में राज्य के स्वयं के कर राजस्व में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। तो 11% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। फिर इस बजट में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना हेतु कितने करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है। तो 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में। फिर है वर्ष 2023-24 में
वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में पूंजीगत परिव्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? तो 15% की वृद्धि का अनुमान दिया गया है। फिर मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिसशिप योजना हेतु कितने करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है? तो 1000 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रावधान दिया गया है। फिर आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यहाँ पे 7.06% की वृद्धि हुई है। फिर आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार चालू कीमतों पर वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो ये है 1,40,583 रुपये। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बताया गया है मध्य प्रदेश में जो प्रति व्यक्ति आय है ये है 1,40,583 रुपये। फिर आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश में गेहूं का उत्पादन कितने टन अनुमानित है? तो 352.7 लाख टन उत्पादन गेहूं का अनुमानित है। फिर गेहूं के निर्यात में मध्य प्रदेश का देश में कितने प्रतिशत भागीदारी है? तो मध्य प्रदेश का 46% का भागीदारी है पूरे देश में गेहूं के उत्पादन में। फिर आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कृषकों को दिए जाने वाले ऋणों में कितने प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई है? तो 13.41% की वृद्धि आंकी गई है। फिर आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश में पूंजीगत व्यय कितने करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है? कितने करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है? तो टोटल यहाँ पे 45,685 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। फिर है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश में इस वर्ष औद्योगिक विकास दर कितने प्रतिशत रही है? तो इस वर्ष ये विकास दर जो है औद्योगिक विकास दर ये 24% की रही है। फिर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में इस वर्ष कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो प्रति व्यक्ति आय में 5.67% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। फिर राज्य में कुल घरेलू उत्पादन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत रहा है? तो टोटल ये योगदान था 36.32% का। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं भूगोल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो कार्ल रिटर, नाम याद रखिएगा, कार्ल रिटर इन्हें कहा जाता है मानव भूगोल का संस्थापक। फिर है भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता कौन है? तो पेशेल हैं भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता। फिर आपको बताना है पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है? तो पृथ्वी के भ्रमण की गति है 27 किलोमीटर प्रति मिनट। फिर है सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो जुलाई में पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पे होती है। फिर है मिश्रित धातुओं व सिलिकेटों से बनी धरती की परत क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है सियाल। फिर है वलन की क्रिया किसका परिणाम होती है? तो पर्वत निर्माणकारी बल, इसका परिणाम होती है वलन की क्रिया। फिर है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, इसके प्रणेता कौन हैं? तो इसके प्रणेता हैं वैगनर। फिर है भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो ये प्रयागराज, नैनी में, एक्चुअली नैनी प्रयागराज में, यहाँ से भारत का प्रामाणिक समय निश्चित किया जाता है। फिर आग्नेय शैली कौन सी कहलाती है? तो ये कहलाती है मौलिक शैल। फिर है ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? तो ग्रेनाइट की गणना की जाती है अधिवलित या प्लूटोनिक चट्टानों में। फिर है सुनामी का मुख्य कारण कौन सा था? तो सुनामी का मुख्य कारण होता है भूकंप। फिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो फियोर्ड यहाँ पे संबंधित नहीं है 4 ऑप्शन में से। फिर है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ पे है, यह बताना है। तो लिपारी द्वीप में है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। फिर है वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु किस टाइप की होती है? तो जब वायु ठंडी और शुष्क होती है, ठंडी और शुष्क, तब वायुदाब सर्वाधिक होता है। फिर है उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली हवाएं कौन सी हैं? तो ये हैं व्यापारिक पवन। फिर है फ्रंटल वर्षा, ये किस कारण से होती है? तो ये होती है चक्रवाती गतिविधियों से। फिर है कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है? तो पक्षाभ मेघ जो है यह वायुमंडल में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर निर्मित होता है। फिर यहाँ पे निम्नलिखित में से किस झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया,
तो जो बैकल झील है, बैकाल झील, इसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। फिर है नियाग्रा फॉल्स यानी नियाग्रा जलप्रपात, ये किस नदी पे है, कई बार आपने सुना होगा, तो सेंट लॉरेंस, नदी का नाम भी याद रखिएगा, सेंट लॉरेंस नदी पे है नियाग्रा जलप्रपात। फिर विश्व के मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है, तो सबसे ज़्यादा विस्तार है यूरोप में। फिर है बारेन आइलैंड, ये कहाँ पे है, तो यह है अंडमान और निकोबार में। फिर है सेचुरा मरुभूमि, ये किस देश में है, तो यह है पेरू में। फिर है भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है, तो भारत का पूर्वी समुद्री तट जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से। फिर है गिरनार की पहाड़ियाँ, यह कहाँ हैं, तो गुजरात में हैं गिरनार की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक वलित पर्वत है, तो हिमालय जो है यह एक वलित पर्वत है। और लास्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड कहाँ पे किए जाते हैं, तो भूमध्य रेखा, याद रखिएगा, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ खेल समाचार देखते हैं, जहाँ पे सबसे पहले है महिलाओं का T20 विश्व कप, महिलाओं का T20 विश्व कप। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीत लिया है इस साल का महिलाओं का T20 विश्व कप। इन्होंने फाइनल में हराया किसे है, ये याद रखिएगा, इन्होंने फाइनल में हराया है साउथ अफ्रीका की टीम को, फाइनल में हराया साउथ अफ्रीका की टीम को। तो ये 6वीं बार था जब ऑस्ट्रेलिया ने इस टूर्नामेंट को जीता है। इसके अलावा इंग्लैंड ने एक बार और वेस्ट इंडीज़ ने भी एक बार इस टूर्नामेंट को जीता है और 6 बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ये टूर्नामेंट हुआ कहाँ पे था, ये टूर्नामेंट हुआ था साउथ अफ्रीका में ही, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ने इस साल का T20 विश्व कप जीत लिया महिलाओं का साउथ अफ्रीका को हरा के, और टूर्नामेंट भी हुआ था साउथ अफ्रीका में ही। इसके अलावा याद रखिएगा कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हुए थे, यहाँ पे क्रिकेट को शामिल किया गया था महिलाओं की टीम को। तो यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया की जो महिलाओं की टीम थी, इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल में भी स्वर्ण पदक जीता था, ये भी याद रखना है। और इसी साल का जो महिलाओं का T20 अंडर 19 विश्व कप हुआ था, अंडर 19 विश्व कप हुआ था महिलाओं का T20, इसे जीता था भारत ने। तो ये फैक्ट्स भी आपको साथ में याद रखने हैं। फिर यहाँ पे फुटबॉल के पुरस्कार दिए गए हैं। तो यहाँ पे फुटबॉल की जो वैश्विक संस्था है फीफा, इन्होंने अपने हाल ही में सालाना अवार्ड घोषित किए हैं 2022 के लिए। तो अर्जेंटीना के कप्तान हैं लियोनेल मेसी, इनको वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर घोषित किया गया है, ठीक है। लियोनेल मेसी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर घोषित किया गया है, और अर्जेंटीना ने ही 2022 का जो फीफा विश्व कप था इसे जीता था, याद रखिएगा। महिला वर्ग की बात करते हैं तो स्पेन की स्टार फुटबॉलर हैं एलेक्सिया पुटेलस, इन्होंने महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। इसके अलावा अर्जेंटीना के ही जो गोलकीपर हैं एमिलियानो मार्टिनेज, इनको सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर भी चुना गया है। अर्जेंटीना के जो कोच हैं लियोनेल स्कालोनी, इनको कोच ऑफ द ईयर चुना गया है। और जो अर्जेंटीना के फैंस हैं, इनको बेस्ट फैंस का भी अवार्ड दिया गया है। तो लगभग सारे ही अवार्ड जो है अर्जेंटीना की तरफ ही गए हैं। तो आपको याद रखने हैं यहाँ पे सबसे पहले तो लियोनेल मेसी का नाम पुरुषों में, महिलाओं में एलेक्सिया पुटेलस का नाम। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के लिए खेलते हैं, याद रखिएगा। एलेक्सिया पुटेलस स्पेन के लिए खेलती हैं, याद रखना है। और बेस्ट गोलकीपर बने हैं एमिलियानो मार्टिनेज, ये भी अर्जेंटीना के लिए खेलते हैं। तो ये कुछ नाम हैं, आपको अवार्ड से ये याद रखने हैं। फिर यहाँ पे टेनिस की बात करते हैं तो रूस के यहाँ पे अनुभवी टेनिस खिलाड़ी हैं डेनिल मेदवेदेव, इन्होंने कतर ओपन का टूर्नामेंट जीता है अभी हाल ही में। फाइनल में इन्होंने एंडी मरे को हराया है और जीत लिया है इस साल का कतर ओपन का टेनिस का टूर्नामेंट। डेनियल मेदवेदेव, याद रखिएगा, रूस के लिए टेनिस खेलते हैं। इसके अलावा जो एंडी मरे हैं वो ब्रिटेन के लिए टेनिस खेलते हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद आगे बात करते हैं डेनियल मेदवेदेव का एक और जीत का न्यूज़ है यहाँ पे। तो दुबई टेनिस चैम्पियनशिप, अभी कतर टेनिस चैम्पियनशिप जीता था और अब दुबई टेनिस चैम्पियनशिप भी जीता है रूस के खिलाड़ी डेनिल मेदवेदेव ने। इन्होंने फाइनल में रूस के ही आंद्रे रूबलेव, ठीक है, रूस के ही आंद्रे रूबलेव को हराया है। तो कतर टेनिस टूर्नामेंट और दुबई टेनिस चैम्पियनशिप दोनों ही टूर्नामेंट जीते हैं रूस के डेनिल मेदवेदेव, इनका नाम आपको याद रखने हैं। इसके बाद यहाँ पे
क्लब लेवल फुटबॉल की बात करते हैं तो इंग्लैंड का फुटबॉल क्लब है मैनचेस्टर यूनाइटेड। इन्होंने इस साल का लीग कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। 6वीं बार इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इस साल का लीग कप का खिताब अपने नाम किया है। इसके बाद हैं क्रेग फुलटन। तो भारतीय हॉकी टीम के ये मुख्य कोच बनाए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा भारतीय हॉकी टीम के ये मुख्य कोच बनाए गए हैं क्रेग फुलटन। यहाँ से इम्पोर्टेंट सिर्फ इनका नाम है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी हाल ही में किसे भारतीय टीम का मुख्य कोच बनाया गया है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि ये दक्षिण अफ्रीका के लिए खेलते थे, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी थे ये भी पूछ सकता है। तो दक्षिण अफ्रीका के क्रेग फुलटन अभी हाल ही में भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच बनाए गए हैं। बस इतनी सी न्यूज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद है यहाँ पे एक और टेनिस का टूर्नामेंट जो कि है रियो ओपन। तो ब्रिटेन के युवा टेनिस स्टार हैं कैमरन नॉरी। ठीक है, कैमरन नॉरी, इन्होंने रियो ओपन का टेनिस का खिताब अपने नाम किया है, जीत लिया इस साल का टूर्नामेंट। इन्होंने स्पेन के कार्लोस अल्कराज को, ठीक है, स्पेन के कार्लोस अल्कराज को फाइनल में हरा के जीता है इस साल का रियो ओपन। इसके बाद यहाँ पे दुबई टेनिस चैम्पियनशिप। अब यहाँ पे देखिए महिलाओं की बात हो रही है। तो चेक गणराज्य की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं बारबोरा क्रेजिकोवा। इन्होंने दुबई टेनिस चैम्पियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। इन्होंने फाइनल में ईगा स्वेतेक को हराया, जो कि विश्व में नंबर 1 रैंकिंग में है टेनिस में। ठीक है, तो चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा ने फाइनल में ईगा स्वेतेक इनको हराकर इस साल का दुबई टेनिस चैम्पियनशिप जीत लिया है महिला एकल वर्ग में। इसके बाद है एलेक्स डी मिनोर। तो ये भी एक टेनिस का टूर्नामेंट है, मैक्सिकन ओपन। तो ऑस्ट्रेलिया के युवा टेनिस खिलाड़ी हैं एलेक्स डी मिनोर। इन्होंने मैक्सिकन ओपन का खिताब जीता है। इन्होंने फाइनल में अमेरिका के टॉमी पॉल को हराया है और जीता है इस साल का मैक्सिकन ओपन का खिताब। इसके बाद है यहाँ पे भारतीय शतरंज महासंघ को सबसे सक्रिय शतरंज महासंघ का पुरस्कार दिया गया है। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ यानी कि AICF, इसको एशियाई शतरंज महासंघ ने सबसे सक्रिय शतरंज महासंघ का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा जो भारत के युवा ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश, ठीक है, भारत के युवा ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश, इनको प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी दिया गया है। तो क्या चीज़ याद रखनी है, भारतीय जो शतरंज महासंघ है, जिसे अखिल भारतीय शतरंज महासंघ कहा जाता है AICF, इसको एशियाई शतरंज महासंघ ने सबसे सक्रिय शतरंज महासंघ का पुरस्कार दिया है। और भारत के युवा ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश, इनको प्लेयर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद यहाँ पे क्रिकेट का टूर्नामेंट है ईरानी ट्रॉफ़ी। तो 2023 का टूर्नामेंट अभी हाल ही में संपन्न हुआ है और शेष भारत ने यहाँ पे इस टूर्नामेंट को जीता है। ठीक है, फाइनल में शेष भारत ने मध्य प्रदेश को हराया है, मध्य प्रदेश को हरा के जीत लिया है इस साल का ईरानी ट्रॉफ़ी। और ये 25वीं बार है जब शेष भारत ने इस टूर्नामेंट को जीता है। इसके बाद है सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच। काफ़ी अच्छे से जानते होंगे आप सभी ने। तो इन्होंने एक और नया विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। देखिए काफ़ी हफ्तों से ये टेनिस में जो रैंकिंग है उसमें नंबर 1 पे चले आ रहे हैं और इन्होंने 378 हफ्ते पूरे कर लिए हैं। 378 वीक्स इन्होंने पूरे कर लिए हैं टेनिस में नंबर 1 की रैंकिंग में। तो इस तरह से इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है सबसे ज़्यादा समय तक नंबर 1 रैंकिंग पे रहने का। ठीक है, तो 378 हफ्ते इनके पूरे हुए हैं और इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है नोवाक जोकोविक, और ये सर्बिया के लिए टेनिस खेलते हैं। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी हैं। इसके बाद देखते हैं कुछ स्मृति शेष। तो गुजरात के पूर्व गवर्नर OP कोहली जी का हाल ही में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है, गुजरात और मध्य प्रदेश के ये पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। इसके बाद है अभिनेता शहनवाज। तो मिर्ज़ापुर और रईस जैसे मूवी और वेब सीरीज़ में इन्होंने काम किया था। ठीक है, तो हाल ही में इनका 57 वर्ष की आयु में हार्ट अटैक से निधन हो गया है। शहनवाज इनका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद हैं पूर्व मुख्य न्यायाधीश AM अहमदी। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं ये AM
अहमदी, हाल ही में इनका निधन हो गया है। 1994 से 1997 तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। इसके बाद हैं पूर्व राजनयिक चंद्रशेखर दासगुप्ता जी। ठीक है, पूर्व भारतीय राजनयिक हैं और पद्म भूषण से भी सम्मानित थे ये चंद्रशेखर दासगुप्ता जी। हाल ही में 82 वर्ष की आयु में इनका भी निधन हो गया है। तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही अगला अंक प्रकाशित हो उसकी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा आप ऑनलाइन स्टडी अकेडमी को टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इस न्यूज़पेपर का PDF मिल जाएगा। दूसरे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर मैगजीन है उनका PDF मिल जाएगा। डेली करंट अफेयर है, वो कैब है, GK है, जॉब अलर्ट्स हैं, जॉब नोटिफिकेशन है, सब कुछ आपकी तैयारियों से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी रिलेटेड हैं सब कुछ एक ही प्लेस पे आपको मिल जाएगी। मेक श्योर वहाँ पे भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन का नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।